निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम भारतीय संविधान की सीरीज़ पढ़ रहे थे और संविधान के शुरुआती समय में हमने 4 से 5 लेक्चर शूट किए थे और जिस पर संविधान के एक कड़ी के रूप में हम लोग चल रहे थे। आज अगर देखा जाए तो आज हमारा लेक्चर होगा संविधान की शुरुआत कर रहे हैं हम संविधान के आर्टिकलों से। ठीक है, तो आर्टिकल में पहले आर्टिकल से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको भाग पढ़ाए थे, ठीक है, और भाग के अंतर्गत हमने बात की थी कि भाग के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आ रहे थे। मैंने आपको 22 भाग बताए थे और 22 भाग के अंतर्गत हमने आर्टिकलों की चर्चा की थी। ठीक, अब इन आर्टिकलों के बाद सबसे बाद शुरुआत कर रहे हैं आर्टिकलों की। एक एक आर्टिकल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से आप देखते चलिएगा। ठीक है, आर्टिकल 1 की अगर मैं बात करूं तो पहला जो आर्टिकल है तो भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। राज्य क्षेत्र ये पहला आर्टिकल में है। अब पहले आर्टिकल के अंतर्गत भी 3 बातें रखी गई हैं। पहला जो बात है ध्यान से सुनिएगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। राज्यों का एक संघ है। जो इसी आर्टिकल के अंतर्गत दूसरी बात आएगी, ठीक है, राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। सीधे सीधा लिखिए आप, पहली अनुसूची में लिखे गए हैं। विनिर्दिष्ट का मतलब है लिखे गए हैं। ठीक है, तीसरी बात, भारत के राज्य क्षेत्रों में अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा सारी बातें, ठीक है। देखिएगा, मैंने कहा जो आर्टिकल 1 है वो आर्टिकल 1 जो पहला है वो बताता है भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। अब भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में क्या क्या बातें हैं, तो इसके अंतर्गत 3 आर्टिकल सम्मिलित किए गए हैं। पहला, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, बात करेंगे क्या है ये। दूसरा लिखा गया है, राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं या लिखे गए हैं। ठीक है, जो तीसरी बात लिखी हुई है, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा पहली बात से, भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र मतलब जो है, अगर मेरे कहने का मतलब ये है, जो पहला आपका भाग 1 है, भाग 1 का आर्टिकल 1 है, ये बताता है 2 बातों के बारे में। पहला, देश का नाम बताता है। जो भाग आर्टिकल 1 है वो 2 बातें बताता है। पहला, देश का नाम बताता है, किसी भी कंट्री देश का नाम हमारे बताता है। और दूसरी जो बात बताता है आपको, शासन पद्धति का प्रकार बताता है। शासन पद्धति का प्रकार बताता है कि कौन सी शासन पद्धति। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बताता हूँ क्या है। जो पहला आर्टिकल है वो बताता है देश का नाम। देश का नाम जैसे लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया। अब ये क्या है, तो भारत अर्थात इंडिया जो संविधान निर्माण करने वाले लोग थे, तो संविधान निर्माण करने वाले लोग में एकमत नहीं थे। देश में के नाम को लेकर के एकमत नहीं थे। कुछ लोगों का मानना था, कुछ लोग जो भारत की प्राचीन संस्कृति है, तो भारत की प्राचीन संस्कृति के आधार पर जो भारत का नाम है वो रखना चाहते थे आपका भारत के नाम पर है हमारे देश का नाम भारत। तो जो प्राचीन कुछ लोग हैं वो प्राचीन संस्कृत के आधार पर देश का नाम भारत रखना चाहते थे, इसीलिए यहाँ पर भारत लिखा गया है। दूसरी बात इंडिया, ठीक है, इंडिया इसीलिए लिखा गया है। इंडिया वर्तमान जो हमने संधियां और बहुत सारे समझौते किए हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन में, तो बहुत सारे ऐसे संधि और बहुत सारे समझौते जो भारत ने किए हैं, तो वो भारत के नाम से ना करके इंडिया के नाम से किए गए हैं। इसीलिए पहले में लिखा रहता है, पहले आर्टिकल में भारत अर्थात इंडिया। तो ये हुआ देश का नाम, मतलब पहला आर्टिकल देश के नाम के बारे में उल्लेख करता है।
और जो इसमें दूसरी बात लिखी हुई है शासन पद्धति का प्रकार। अब शासन पद्धति का प्रकार, तो शासन पद्धति के भी 2 प्रकार होते हैं। शासन पद्धति के भी 2 प्रकार होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला संघात्मक शासन, पहला होता है आपका संघात्मक शासन, संघात्मक शासन, और जो दूसरा होता है वो होता है एकात्मक शासन, एकात्मक शासन। अब संघात्मक शासन क्या है और एकात्मक शासन क्या है? तो देखें, संघात्मक शासन, संघात्मक शासन का मतलब है कि केंद्र और राज्य के बीच विषयों का बंटवारा हो, मतलब केंद्र अलग काम करे, राज्य अलग काम करे और दोनों के बीच मतभेद ना हो, इसीलिए यहाँ पर विषयों को क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। मतलब कहने का मेरे ये कि केंद्र को भी शक्ति सौंपी गई है और बराबर से राज्यों को भी शक्ति सौंपी गई है। ठीक है, बात करेंगे कहाँ पर किसकी शक्ति ज़्यादा हो जाती है, कहीं कहीं केंद्र की शक्ति ज़्यादा हो जाती है, राज्यों की शक्ति कम हो जाती है। तो बात करेंगे तो कुल मिला के संघात्मक शासन का मतलब ये है कि जहां पर केंद्र और राज्य दोनों में विषयों का आपका बंटवारा किया गया है वो कहलाता है आपका संघात्मक शासन। ठीक है, दूसरी बात आता है एकात्मक शासन। एकात्मक शासन का मतलब है कि एकात्मक शासन में सारी की सारी जो शक्ति है वो किसको सौंप दी जाए, केंद्र के सौंप दी जाए। क्या मैंने कहा कि एकात्मक शासन का मतलब होता है सारी की सारी शक्ति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार को सौंप दी जाए, तो वो कहलाता है आपका एकात्मक शासन। ठीक है, तो संविधान जब निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माण में 2 प्रकार की शासन पद्धति पर चर्चा हुई। कुछ लोग कहना चाह रहे थे कि संघात्मक शासन को ले लिया जाए और कुछ लोग कह रहे थे कि एकात्मक शासन को ले लिया जाए। वैसे ज़्यादातर लोगों का मानना था कि संघात्मक शासन को ले लिया जाए। ठीक है, तो संघात्मक शासन को ले लिया जाए, कुछ लोगों का मानना था। ठीक है, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि इन दोनों शब्दों से बचने से अच्छा है कि आपका एक बात लिख दें, एक बात लिख दें, भारत अर्थव्यवस्था, क्या लिख दें, संघ लिख दें। ठीक है, संघ। तो भीमराव अम्बेडकर ने इन दोनों शब्दों से बचने के लिए एक बात बताई, उन्होंने कहा कि संघ शब्द का प्रयोग किया जाए, संघ शब्द का प्रयोग किया जाए। अब इस आर्टिकल का मतलब समझें आप, इस आर्टिकल के अब 2 मतलब निकलेंगे। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया, मैंने आपको बताया क्यों लिखा हुआ है, राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पर राज्यों का संघ के 2 अर्थ हैं, राज्यों का संघ के 2 अर्थ हैं। भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि इन दोनों बातों से बचने के लिए उन्होंने राज्यों का संघ प्रयोग कर दिया है। तो राज्यों का संघ के 2 अर्थ उन्होंने बताए। उन्होंने पहला अर्थ बताया राज्यों के संघ का, इन्होंने बताया राज्यों के संघ का जो पहला अर्थ है, इन्होंने कहा कि जो पहली बात है कि कोई भी जो राज्य है, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो भारत है किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, तो याद रखें कि जो संघ लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 में संघ लिखा हुआ है, उस संघ के 2 अर्थ होते हैं। ठीक है, संघ के 2 अर्थ होते हैं। जो पहला अर्थ होता है, भारत जो है, राज्य जो है, कोई भी राज्य भारत से अपने मन से अलग नहीं हो सकता कि कोई भी राज्य चाहे कि हम भारत से अलग हो जाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि लिखा हुआ है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, इसीलिए ये शब्द प्रयोग किया गया था, राज्यों का संघ है ये। ठीक है, तो कोई भी राज्य जो है भारत से अपने मन से अलग नहीं हो सकता है। जो इस आर्टिकल की दूसरी बात है, इसमें लिखा हुआ है कि भारत किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। जो भारत है किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है कि राज्य कहें कि हमसे मिलकर भारत बना हुआ है। भारत जो है, जो भारत है, भारत नष्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, और ना राज्य ये कह सकते हैं कि हमसे भारत जो है समझौते का परिणाम नहीं है, मतलब हमसे मिलकर भारत बना है, ये कोई भी राज्य दावा नहीं कर सकते। भारत चाहे तो कभी भी किसी भी राज्य के अस्तित्व को पूरी तरह से क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो याद रखें, भारत अर्थात इंडिया, राज्यों के संघ का अर्थ मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है। दूसरा, इस आर्टिकल की जो पहले आर्टिकल की दूसरी बात है, उसमें लिखा हुआ है राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और या लिखे गए हैं। मतलब पहली अनुसूची में आपने पढ़ा होगा 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है। तो इसमें लिखा हुआ है कि भारत एवं राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में लिखे गए हैं। और आपको सबको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि पहली अनुसूची में आपके 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तीसरी बात, इसमें लिखा हुआ है भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि भारत ने यदि
किसी भी देश पर आक्रमण किया या किसी देश ने भारत पर आक्रमण किया या विवाद हुआ या लड़ाई हुई, तो हमने यदि किसी देश के किसी अन्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है तो वो कब्जा अपने आप भारतीय क्षेत्र में वो वाला हिस्सा सम्मिलित कर लिया जाएगा। इसीलिए लिखा है भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए का मतलब है जीते गए, या हमने लड़ाई की या किसी देश ने हम पर आक्रमण किया और हमने उसका बहुत सारा भाग जीत लिया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो भारतीय जो सेना थी, भारतीय सेना हमारी लाहौर के अंदर तक घुस गई थी, मतलब लाहौर तक के क्षेत्र को हमने जीत लिया था और वो लोग भी हमारे देश के अंदर घुस रहे थे, वो पंजाब के आसपास तक पहुंच पाए थे। तो फिर ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, आपको पता होना चाहिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, ताशकंद समझौते में ये बातें की गई थी कि भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी सीमाएं हटा लेंगे, ये सारी बातें हुई थी। ठीक है, तो याद रखें अगर हम लाहौर वाला वो क्षेत्र जीत लेते, लाहौर वाला वो क्षेत्र जहाँ तक हम पहुँच पाए थे, भारतीय सेना पहुंच पाई थी, तो वो वाला पूरा का पूरा जो वहां के नागरिक और पूरा का पूरा हिस्सा भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता। किस आर्टिकल के तहत? एक आर्टिकल के तहत, क्योंकि एक आर्टिकल की तीसरी बात यही कह रही है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए राज्य थे समाविष्ट होंगे। ठीक है, तो ये आपका पहले आर्टिकल, ये आपका पहला आर्टिकल है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नंबर 2 आर्टिकल की। अब बात कर रहे हैं नंबर 2 आर्टिकल की कि कौन सा नंबर 2 आर्टिकल है। ठीक है, देखिए सर डिस्टर्ब नहीं। हाँ ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 2 आर्टिकल की। देखिए 2 आर्टिकल क्या कहता है। ठीक है, पहला आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। बात कर रहे हैं दूसरे आर्टिकल की। ठीक है, देखिए दूसरे आर्टिकल के बारे में। दूसरा आर्टिकल कहता है नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। देखिए पहली बात, नए राज्यों का प्रवेश, अब ये क्या है और नए राज्यों की स्थापना कौन करेगा? तो आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद यानी पार्लियामेंट को प्राप्त है। ठीक है, तो पार्लियामेंट नए राज्यों को बना भी सकती है। इस आर्टिकल के तहत 2 बातों को सम्मिलित किया गया है। पहला, नए राज्यों का प्रवेश कराया जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, और दूसरा जो इसी में बात है नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना। ठीक है, तो जो नए राज्यों का प्रवेश है और ये दोनों की दोनों बातें कौन करेगा? दोनों की दोनों बातें संसद ही कर सकती है। मतलब इन दोनों को दोनों चीज़ों को बनाने की शक्ति किसको सौंप दी गई है? संसद को। पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से नए राज्यों का प्रवेश एवं उनका की स्थापना कौन करता है? तो वो कौन कर सकती है? पार्लियामेंट या संसद कर सकती है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब नए राज्यों का प्रवेश का मतलब क्या है कि कोई भी राज्य जो पहले से अस्तित्व में है। क्या कहा मैंने? कि कोई भी राज्य जो पहले से अस्तित्व में है या पहले से बना हुआ है उसे भारतीय संघ में सम्मिलित करवाना, ये कहलाता है आपका नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, ये कहलाता है नए राज्यों का प्रवेश। जैसे सिक्किम को हमने भारतीय संघ में सम्मिलित करवाया था, तो सिक्किम को 1975 में सम्मिलित करवाया गया था। तो वो क्या था? नए राज्यों का प्रवेश। पहले से सिक्किम बना हुआ था और उस सिक्किम को भारतीय संघ में सम्मिलित करवाया गया था 1975 में, तो वो क्या था? नए राज्यों का प्रवेश था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो दूसरी बात लिखी हुई है नए राज्यों की स्थापना। अब नए राज्यों की स्थापना का मतलब क्या है? नए राज्यों की स्थापना का मतलब है कि कोई भी यदि नया राज्य बनाना है, ठीक है, कोई भी नया राज्य बनाना है, कोई भी किसी भी राज्य क्षेत्र से अलग करके कोई भी नया राज्य यदि आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आर्टिकल 2 के तहत बनेगा और बनाने की शक्ति भी किसको सौंप दी गई है? संसद को सौंप दी गई है नए राज्यों को बनाने की शक्ति। ठीक है, तो याद रखिए नए राज्यों की स्थापना भी कौन करेगा? संसद करेगी और नए राज्यों का प्रवेश भी कौन करवाएगा? संसद करवाएगी विधि के द्वारा। जैसे संसद जो विधि बनाई होगी, जो कानून बनाया होगा, उसी के तहत ये दोनों बातें सम्मिलित होंगी। ठीक है,
दूसरी बात आप समझिएगा, यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है, ठीक है। ये दो बात आर्टिकल 2 में ये बातें हुई, देखिएगा इसी से मिलता जुलता आर्टिकल है। 2 और 3 में कन्फ्यूज़न बहुत होता है, इसीलिए समझे दो ध्यान से उसको, ठीक है। तीसरी बात आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का प्रवेश है, यहाँ पर है नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा एवं नामों में परिवर्तन, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैंने आर्टिकल 2 में बात बताई कि नए राज्यों का प्रवेश होगा। 2 और 3 में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पर नए राज्यों का मैंने प्रवेश करवाया। प्रवेश का मतलब है कोई भी राज्य जो पहले से अस्तित्व में है या पहले से बना हुआ है उसे भारतीय संघ में सम्मिलित करवाना ही नए राज्यों का प्रवेश कहलाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है नए राज्यों का निर्माण। अब नए राज्यों का निर्माण क्या है? नए राज्यों का निर्माण का मतलब है कोई भी एक क्षेत्र तोड़ो, कोई भी एक क्षेत्र टूटे और उस क्षेत्र से कोई भी नया राज्य बने। जैसे आज से कुछ साल के बाद लगभग जैसे हमारे में पहले मध्य प्रदेश में समझे, पहले मध्य प्रदेश था तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ सम्मिलित था और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मतलब कोई भी बने बनाए राज्य से कोई भी एक नया राज्य अलग हुआ, वो कहलाता है नए राज्यों का निर्माण। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो है वो अलग हुआ है, मतलब ये क्या हुआ है, किस आर्टिकल के तहत हुआ है? 3, क्योंकि आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण। अब नए राज्यों का निर्माण का मतलब मैंने कहा कि नए राज्यों का निर्माण किसी भी पुराने राज्य से जो पहले अस्तित्व में है उसी से बनेगा। जैसे मध्य प्रदेश में आपका कभी न कभी बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग करेगा, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, विकास नहीं हो पा रहा है। तो मध्य प्रदेश से ही किसका निर्माण, जैसे छत्तीसगढ़ बन गया, मध्य प्रदेश से ही आपका बुंदेलखंड का निर्माण होगा कोई नया राज्य के साथ, तो वो कहलाएगा नए राज्यों का निर्माण। और किस आर्टिकल के तहत ये बातें होंगी? आर्टिकल 3 के तहत ये बातें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखें नए राज्यों का प्रवेश है और यहाँ पर याद रखें नए राज्यों के निर्माण की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसी में और बात लिखी हुई है वर्तमान राज्य। अब वर्तमान राज्य के क्षेत्र, जो वर्तमान राज्य का क्षेत्र है, जाहिर सी बात है किसी एक क्षेत्र को अलग होकर के कोई भी नया क्षेत्र बनेगा तो क्या होगा, वर्तमान राज्य का क्षेत्र में परिवर्तन होगा। तो वर्तमान राज्य का क्षेत्र में परिवर्तन भी कौन करेगा? ये सब करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास अधिकार है, पार्लियामेंट ही करेगी ये, ठीक है। तो नए वर्तमान राज्य का क्षेत्र है वो उसमें परिवर्तन होगा, या तो बढ़ सकता है वर्तमान राज्य का क्षेत्र या तो घट सकता है, ठीक है। तीसरा सीमा, या तो उसकी सीमा बढ़ सकती है या तो उसकी सीमा घट सकती है, ठीक है। और नामों में परिवर्तन आपने देखा होगा, जो लगातार नाम बदल जाते हैं तो नामों में परिवर्तन करने की भी शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, ठीक है। अब संसद कैसे करेगी? ठीक है, अब इन सब बातों को संसद कैसे करेगी? तो संसद, ऐसा नहीं है कि संसद का मन पड़ा तो संसद जब चाहे नाम पलट देगी, इसके लिए भी एक प्रक्रिया का पालन करना होता है। अब कैसी प्रक्रिया का पालन करना होता है, ध्यान से सुनिएगा। मैं बता रहा हूँ कि नए राज्यों का निर्माण और ये वर्तमान राज्य की सीमा और क्षेत्र कैसे बदल जाते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। कोई भी नया राज्य बनाना चाहते हैं तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आएगी, ठीक है। पूर्व अनुमति से ही वो विधेयक पेश किया जाएगा कि हम नया राज्य बदलना चाहते हैं, तो आपको राष्ट्रपति को पहले बताना पड़ेगा। नए राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद के पास वो विधेयक पेश किया जाएगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि राष्ट्रपति उसको बाद में खारिज ना करे, ठीक है। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाएगी और वो विधेयक पेश किया जाएगा, ठीक है। अब संसद जो है, राष्ट्रपति जिस भी राज्य क्षेत्र का नाम बदल रहा है तो या क्षेत्र बदल रहा है तो राष्ट्रपति उसके पास यानी राज्य विधानमंडल के पास भेजेगा, राज्य विधानमंडल के पास वो विधेयक भेजेगा। राज्य विधानमंडल के पास जब विधेयक पहुंचेगा तो राज्य विधानमंडल को राष्ट्रपति समय देगा कि आपको इतने समय सीमा के अंदर बताना है कि क्या करना चाहते हैं आप, ठीक है। अब मान लो राज्य विधानमंडल ने कहा हम ये करना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो है अनुमति मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति का मन होगा तो क्या होगा, राष्ट्रपति मानेगा, और राष्ट्रपति का मन नहीं होगा तो राष्ट्रपति नहीं मानेगा, ठीक है। और ये सब संसद करवा रहा है। तो याद रखें, जो राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति विधानमंडल की अनुमति मानने के लिए या विधानमंडल की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो नए राज्यों का निर्माण यहाँ होगा एवं वर्तमान राज्य की सीमा एवं क्षेत्र नामों में जो परिवर्तन है ये किस आर्टिकल के तहत होते हैं? आर्टिकल 3 के तहत होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो याद रखिएगा, ये नए राज्यों का प्रवेश है और ये नए राज्यों का निर्माण है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर समझिएगा एक बात। अब यहाँ पर मैंने कहा कि राष्ट्रपति जो है विधानमंडल के पास भेज रहा है प्रस्ताव,
अब विधानमंडल के पास प्रस्ताव जाएगा तो विधानमंडल का आप स्वीकृत मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्ति दिखाई गई है, मतलब केंद्र सरकार की शक्ति दिखाई गई है कि केंद्र सरकार की शक्ति राज्यों की अपेक्षा क्या है, अधिक है। ये किस आर्टिकल के तहत में दिखाया गया है, आर्टिकल 3 में दिखाया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 2 और 3 की बातें हुई। ठीक है, अब देखिएगा आर्टिकल 4। अब आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 कहता है संविधान के, आर्टिकल 4 कहता है कि यदि संविधान के अनुच्छेद 2 एवं 3, संविधान के अनुच्छेद 2 एवं 3 में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, यदि संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात इसने कही, नहीं माना जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, देखिएगा हमने 2 आर्टिकल पढ़ा, नए राज्यों का प्रवेश, 3 आर्टिकल पढ़ा, नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, संसद कर रही है तो कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 या आप नए राज्यों का प्रवेश करवा रहे हैं या नए राज्यों का किसी बने हुए राज्य से नए राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, तो नए राज्यों का प्रवेश और उनका निर्माण यदि आप करवा रहे हैं, क्षेत्र सीमा नाम बदल रहे हैं, तो यदि अनुच्छेद 2 और 3 में आप किसी भी प्रकार का चेंजेस कर रहे हैं तो वह 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि आप 2 और 3 में किसी प्रकार का चेंजेस ला रहे हैं, नए राज्य बदल रहे हैं, सीमा बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं, तो वो 368 के तहत नहीं हो रहा है। जैसे आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है जो संविधान संशोधन की बात करता है कि संविधान में भी संशोधन हो सकता है। ठीक है, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के द्वारा ऐसा हुआ था, बात करेंगे अगले में। ठीक है, तो यहाँ पर 368 के आगे 2 और 3 में किसी प्रकार का चेंजेस आप ला रहे हैं तो याद रखिएगा वो 368 के तहत नहीं है, वो नॉर्मल संविधान संशोधन है या नॉर्मल विधेयक के तहत हो रहा है। 368 के तहत से संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका भाग 1 था, और ये आपके चारों आर्टिकल थे। ठीक है, भाग 1 में 4 आर्टिकल हैं। ठीक है, भाग 1 में 4 आर्टिकल हैं और चारों मैंने बताए। ठीक है, पहले मैंने आपको 3 बातें बताई, दूसरे मैंने आपको बताया नए राज्यों का प्रवेश, तीसरे मैंने बताया आपको नए राज्यों का निर्माण और चौथे बताया कि यदि 2 और 3 में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा तो वह 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब जो हमारा अगला चैप्टर है इसी में अब मैं राज्य तो बनवा दूं कि कौन सा राज्य कैसे बना। तो देखिए, अब राज्यों को बनने के लिए देखें राज्य निर्माण की प्रक्रिया कैसे है। ठीक है, तो राज्यों को बनाने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग, अब ये राज्य कैसे बन रहे हैं। ठीक है, राज्य कैसे बन रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग, पहले ध्यान से सुनिएगा। जब संविधान का निर्माण चल रहा था तो संविधान निर्माण को लेकर के कुछ लोगों ने कहा कि जो भारत का गठन है जो अपने किस आधार पर किया है, प्रशासनिक आधार पर किया है, जो आपने प्रशासनिक आधार पर किया है वो प्रशासनिक आधार पर ना करके आप किस आधार पर करें, भाषा के आधार पर करें। तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो बहुत सारे लोगों ने एक मत दिया, उन्होंने कहा कि जो भारत का गठन है आप जो प्रशासनिक आधार पर हुआ है तो प्रशासनिक आधार पर ना करके किस आधार पर कर दें, भाषा के आधार पर कर दें। उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ठीक है, हम इसकी जांच करवाएंगे कि क्या भारत का जो गठन है प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए कि भाषा के आधार पर होना चाहिए। ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। तो राजेंद्र प्रसाद ने बुलाया किसको, राजेंद्र प्रसाद ने बुलाया एस.के. धर को। राजेंद्र प्रसाद ने बुलाया किसको, एस.के. धर को बुलाया। और एस.के. धर कौन है, एस.के. धर हैं आपके इलाहाबाद
हाई कोर्ट जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त या रिटायर्ड न्यायाधीश हैं कौन? एस के धर। तो राजेंद्र प्रसाद ने बुलाया किसको? राजेंद्र प्रसाद ने बुलाया, राजेंद्र प्रसाद ये कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। तो राजेंद्र प्रसाद ने बुलाया एस के धर को, और एस के धर कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके रिटायर्ड न्यायाधीश हैं एस के धर। और एस के धर को बुलाया और उन्होंने कहा कि तो आपको जाना है और देखना है कि क्या भारत का विभाजन या भारत का जो गठन किस आधार, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए कि भाषा के आधार पर होना चाहिए? धर आयोग ने कहा ठीक है जाते हैं। तो धर आयोग ने 4 सदस्यीय आयोग बनाया। धर आयोग 4 सदस्यीय था और धर आयोग घूम करके आया, ठीक है। और धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो भारत का विभाजन है या भारत का जो गठन है वो किस आधार पर होना चाहिए? भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। जैसे भारत का विभाजन वर्तमान में प्रशासनिक आधार पर है उसी तरह होना चाहिए क्या? भारत का विभाजन, ठीक है। अब धर आयोग ने सही कहा है, गलत कहा है, कहीं पर बैठ के कह दिया है, जांच करके आया है कि नहीं? तो धर आयोग के निर्णय की जांच करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि धर आयोग ने जो निर्णय दिया है कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए, तो धर आयोग के निर्णय की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम था JVP। उस समिति का नाम क्या था? JVP। जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, बी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो JVP समिति बनाई गई। क्यों बनाई गई? धर आयोग के निर्णय की जांच करने के लिए कि धर आयोग ने सही कहा है कि गलत कहा है, ठीक है। तो धर आयोग के निर्णय की जांच करने के लिए JVP समिति बनाई गई। अब JVP समिति ने क्या किया? JVP समिति ने को देखना था कि धर आयोग का निर्णय सही है या गलत है। JVP समिति जांच करके आई और JVP समिति ने भी सेम कहा। उसने कहा कि जो भारत का गठन है वो भारत का गठन आपका भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। किस आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। सेम बात किसने कही? ये आपका JVP समिति ने भी कही। और जैसे ही JVP समिति की रिपोर्ट आई, जैसे ही JVP समिति की रिपोर्ट आई, जो तेलुगु भाषी थे, तेलुगु भाषी थे, तेलुगु भाषी जो लगातार मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर हमारा राज्य बनाए, तेलुगु भाषी, ठीक है, तेलुगु भाषी में आपका विवाद हो गया और उसमें एक व्यक्ति खड़े हो जाएंगे, उसमें एक व्यक्ति खड़े हो जाएंगे जिनका नाम था पोट्टी रामुल्लू। पोट्टी रामुल्लू खड़े हो जाएंगे और पोट्टी रामुल्लू ने कहा कि तुम लोग परेशान ना हो, हम बनवाएंगे भारत को किस आधार पर हम अपना राज्य बनाएंगे, किस आधार पर हम अपना राज्य बनाएंगे? भाषा के आधार पर। किसने कहा? पोट्टी रामुल्लू। और पोट्टी रामुल्लू जो थे अमर अनशन पर बैठ जाते हैं, ठीक है। और लगातार ये आपके 58 डेज 58 दिनों के आमरण अनशन तक बैठे रहते हैं। और 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी रामुल्लू की क्या हो जाती है? मृत्यु। जब पोट्टी रामुल्लू की मृत्यु हो जाती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो कह रहा था कि हमें भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, और विवाद का माहौल उत्पन्न हुआ और 58 दिन के बाद वो मर गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में ही घोषणा कर दी कि ठीक है, आपका जो आंध्र प्रदेश है हम भाषा के आधार पर गठन कर देंगे, ठीक है। तो फिर पहली बार आपका कब? 1 अक्टूबर 1953 को आपका किसका गठन कर दिया गया? पृथक आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। और ये आंध्र प्रदेश जो था भाषा के आधार पर बनने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषा के आधार पर बनने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। और क्यों बना था? क्योंकि पोट्टी रामुल्लू अमर अनशन पर बैठे थे और उनके 58 दिनों के बाद क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसीलिए भाषा के आधार पर बनने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। फिर इसके बाद लगातार बहुत सारे राज्य बनते रहेंगे। किस आधार पर बने? भाषा के आधार पर। देखिएगा मैं राज्यों को बता देता हूँ कि कौन कौन से राज्य किस किस आधार पर बने थे, ठीक है। देखिए ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक याद रखें आप, आम गुनाह ही मेघ मंत्र सी, गर्मी लिखना है GARMI और इसको पीछे से पढ़ना है MIAR और G, ठीक है। इसको लिखना है मुझे MI, फिर लिखना है मुझे AR और फिर लिखना है G, ठीक है। आम गुनाह ही मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है, ठीक है। ये राज्यों का क्रम है, इसको याद रखें आप, इससे बनने लगेंगे आपसे राज्य, ठीक है। जो पहला राज्य बना कौन सा? आंध्र प्रदेश बना,
ठीक है। फिर आपका बना मा से आपका क्या है, महाराष्ट्र बना, ठीक है। फिर आपका बना गुजरात, ठीक है। फिर आपका बना नागालैंड, फिर आपका बना हरियाणा, ठीक है। फिर आपका बना हिमाचल प्रदेश, फिर आपका बना मेघ से है आपका मेघालय, मा से है आपका मणिपुर, त्रा से है आपका त्रिपुरा, ठीक है। अब MI से है आपका मिजोरम, AR से है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर G से है आपका गोवा। गोवा बनने वाला कौन सा राज्य था, 25वां राज्य था, ठीक है। तो याद रखें आंध्र प्रदेश आपको पता है कि जो कब बना है, 1953 को बना है। जो महाराष्ट्र है 1960 1960 को बना है, ठीक है। गुजरात भी 1960 को बना है, ठीक है। नागालैंड 1963 को बना है, हरियाणा 1966 को बना है, ठीक है। हिमाचल 1971 को बना है, ठीक है। मेघालय 1972 को बना है, मणिपुर भी 1972 को बना है, त्रिपुरा 1972 को बना है, ठीक है। मिजोरम आपका 1987 1987 को बना है, ये भी आपका 1987 को बना है, ठीक है। और शायद गोवा भी आपका 25वां राज्य भी आपका कब बना है, ये भी 1987 में बना है। देख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, शायद सही है कि गोवा भी आपका कब बना है, 1987 को बना है, ठीक है। अब इसके बाद 2000 में बने थे, ठीक है। इसके बाद और राज्य थे, ठीक है। गोवा बनने वाला 25वां राज्य था। फिर आपका बना था छत्तीसगढ़, फिर बना था उत्तराखंड, फिर आपका बना था उत्तराखंड, फिर आपका बना था झारखंड, फिर आपका बना है लास्ट में तेलंगाना, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये तीनों बने हैं सन 2000 में। 2000 में तीनों बने हैं। और जो तेलंगाना है ये आपका बना है 2 जून 2014 को, ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना है। और आपके कितने राज्य हो गए, 28 राज्य। ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में क्या है, जो यूनियन टेरिटरीज था, तो जो जम्मू कश्मीर था उसको हटा दिया गया, यूनियन टेरिटरीज घोषित कर दिया गया। 2 चीज़ें बनी हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया, इसलिए वर्तमान के राज्य कितने हो गए हैं, 28 राज्य हो गए हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं, संघ शासित प्रदेश, ठीक है। तो ये सारी बातें थी किसकी, भारतीय संविधान की बातें थी ये, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने आर्टिकल पढ़ा। पहला आर्टिकल में पहला आर्टिकल पढ़ा, दूसरा आर्टिकल पढ़ा, तीसरा आर्टिकल पढ़ा, चौथा आर्टिकल पढ़ा। और राज्यों के एक निर्माण का क्रम भी हमने पढ़ लिया है कि राज्यों का निर्माण कैसे और कब हुआ है, कब हुआ है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए आप ये तरीका याद रखें, ठीक है। और इन सारी तरीकों के आधार पर आपको राज्य बन जाएंगे, ठीक है। अब अगले दिन जब हमारी अगली क्लास होगी तो इस अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगली क्लास में इसके आगे से हम चालू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अपने शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।